रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन जो है ये एक्चुअली आपके जो नेगेटिव इनपुट होता है उसको ये चॉक कर लेता है, उसको बर्न ऑफ कर लेता है, और जो आपके पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको ये कंसिडर कर लेता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये है कि ये प्री ट्रेनिंग जो आपका डीप नेटवर्क है ये प्री ट्रेनिंग के बगैर भी ये ट्रेन हो सकता है। प्री ट्रेनिंग क्या चीज होती है? पैरामीटर एक्चुअली ऑप्टिमाइज पैरामीटर देना या पैरामीटर सेट करना, उसको प्री ट्रेन कहते हैं। अगर आपके पैरामीटर ऑलरेडी सेट हो तो आप एक्टिवेशन फंक्शन को उसको वही दे दे तो आपको रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल सॉफ्ट मैक्स की बात हो रही है, लेकिन जब आपका रेलवे है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपका पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि इनपुट आपका होता है वो आउटपुट में चला जाता है, लीनियर फंक्शन है ना, तो जो इनपुट है वो आउटपुट है आपका, तो इसलिए आपकी पैरामीटर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। और जो स्पार्स एक्टिवेशन, तो इसमें एक्चुअली स्पार्स एक्टिवेशन होती है, क्योंकि कुछ आपके इनपुट नेगेटिव होते हैं तो वो नोड्स ऑफ हो जाते हैं, तो इसमें कुछ नोड ऑन होते हैं, कुछ नोड ऑफ हो जाते हैं, तो स्पार्स जो आपकी स्पार्स एक्टिवेशन इसमें होती है। ठीक है, और फास्ट कंप्यूटेशन में जब आपके कुछ नोड ऑफ हो कुछ ऑन हो तो वो आपको ऑलरेडी फास्ट कंप्यूटेशन दे रहा होता है। बट इसमें इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉकआउट प्रॉब्लम आ जाता है। इसका मतलब ये है कि मे भी आपका जो एक यूनिट है उसके सारे आगे वाले जितने यूनिट है वो ऑफ होते जाएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक ऑफ होगा। ठीक है, या हो सकता है कि आपका आधा नेटवर्क ऑफ हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक इनपुट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सारा आगे जाके ऑफ होना है, तो इसलिए ये नॉकआउट प्रॉब्लम है इसमें। इस प्रॉब्लम को ये वही चीज है जो हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें आप जो है कुछ नोड आपके ऑन होते कुछ ऑफ हो जाते हैं, तो इससे के जो स्पार्स एक्टिवेशन भी है बट नॉकआउट प्रॉब्लम आपका आ रहा होता है। ठीक है, इसमें तो इस चीज को हैंडल करने के लिए एक और फंक्शन आ गया जिसको कहते हैं लीकी रीलू। तो आपने लीक करनी है कुछ वैल्यू जो है आपकी, अगर आप इसके फंक्शन को देखें, ये चीज आपको क्लियर नजर आ रही है फंक्शन, अगर आप इसके फंक्शन पे गौर कर लें तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको स्लाइटली कंसिडर किया हुआ है, या उसको एक लिमिट के अंदर 0 और 1 के लिमिट के अंदर या किसी लिमिट थ्रेशोल्ड के अंदर उसके कंसिडर किया है, ताकि इसका इम्पैक्ट जो है आगे बहुत कम चला जाए। ठीक है, 0 ना हो बल्कि कम हो। तो इससे ये होगा कि आपका जो पूरा कैस्केडिंग यूनिट होगा उस लेयर का वो ऑफ नहीं होगा, बल्कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आगे चल के उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन यूज होता था कि वो आपका जो पूरा नोड ऑफ हो रहा है उसको आप कंसिडर 0 ना कर लो, बल्कि उसकी कुछ थ्रेशोल्ड कर लो, कुछ वैल्यू कर लो। तो इसलिए जो आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर लो अपने इनपुट को। उससे क्या, अगर बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है उसका, अगर 0 और 1 के दरमियान पॉइंट 0 और 1 के दरमियान पॉइंट आते हैं ना, फ्लोट वैल्यू होती है, तो अगर आप वो वैल्यू किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर ले 100 से, तो क्या होता है, स्मॉल होता जाता है ना, तो उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है उसको इम्पैक्ट को। तो इसलिए ये फंक्शन आ गया ताकि अब वो नोड जो है 0 ना हो, उसका इम्पैक्ट बढ़ के कम आगे चला जाए। तो आगे जो आपके आउटपुट लेयर पे जो थ्रेशोल्ड लगा होता है, जो सिग्मॉइड फंक्शन लगा हुआ है, वो इसको कम कंसिडर कर ले। ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट चला जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, जी जी, हाँ आई गेस ये कांस्टेंट ही है, चेंज भी कर सकते हैं, 0.05 कर ले, डिपेंड अपॉन आपके उसको अगर रिजल्ट आपको, मतलब अगेन ये ट्यूनिंग है ना, आप अप डाउन कर रहे हैं, उसको डिपेंड कर रहा है कि आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आ भी नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको आप लेमडा कह ले, लेमडा एक्स और लेमडा की वैल्यू आप चेंज करते हैं। ये मुख्तलिफ फंक्शन है, तो आप जो आपको असाइनमेंट मिली थी तो आई होप कि आपने कर ली होगी, कुछ ने तो सबमिट भी की थी। मैं देखूंगा कि आप लोगों ने कितने लोगों ने सबमिट की है, बट
इसका मकसद ये था कि जो फंक्शन है वो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि इतने एक्टिवेशन फंक्शंस आ रहे हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में। इसमें 10 हाइपरबोलिक है, सिग्मोइड है, सॉफ्ट प्लस है, सॉफ्ट साइन है, ईलो है, रीडू है, एस रीडू है, मुख्तलिफ फंक्शन है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको किया होगा। तो यूजुअली जो आपका सिग्मोइड फंक्शन है वो आउटपुट लेयर पे यूज हो रहा था, क्योंकि वो आपको एक थ्रेशोल्ड 0 और 1 के दरमियान दे रहा होता है, ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन। बट रेलू हो गए और इस तरह के और फंक्शन हो गए, ये आपके मिडल लेयर में या हिडन लेयर में यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट में भी बेटर आए। क्योंकि सिग्मोइड अगर आप सारे लास्ट जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था, तो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा था जब हम एक्टिवेशन फंक्शन चेंज कर रहे थे। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी आउटपुट, आपका जो एरर रेट है, उसके मुताबिक आप अपने मिडिल लेयर में या आपके हिडन लेयर में और फंक्शन यूज कर सकते हैं। रेलू हो गया, लीची रेलू हो गया, ताकि आपका जो आउटपुट है वो उसमें एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आ जाए। गुड इनिशियलाइजेशन ये एक और टेक्निक है अपने न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ग्रेडी लेयर वाइज ट्रेनिंग। ग्रेडी लेयर वाइज ट्रेनिंग क्या चीज है? हमारे पास दो किस्म के फुली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। इसमें एक अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग होती है उसमें, और एक सुपरवाइज प्री ट्रेनिंग होती है। तो अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग में एक है ग्रेडी लेयर वाइज ट्रेनिंग, एक है डायमेंशन रिडक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, प्रोवाइडिंग गुड इनिशियल वेट्स टू द नेक्स्ट सुपरवाइज लर्निंग रेट। ठीक है, ये कुछ आपके पैरामीटर हैं। बट सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में आप क्या है, आपने सिर्फ अपने वेट मॉडिफाई करने, जिस तरह हमने पढ़ा था कि वेट को आप मॉडिफाई कर देते हैं और उसके हिसाब से आप लर्निंग कर रहे होते हैं। बट जैसे आपको पता है कि अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग में आप जो है न्यूरल नेटवर्क में, हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रीडी लेयर वाइज ट्रेनिंग कैसी होती है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। डायमेंशन रिडक्शन, आपको पता है कि अगर बड़ा डायमेंशन हो तो उसको एक छोटे डायमेंशन में अगर आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बजाय आप छोटे डायमेंशन को यूज कर लें। ठीक है, और फीचर एक्सट्रैक्शन तो वही चीज है कि आपको कौन से फीचर चाहिए अपने डेटा सेट में कि वो आप निकाल सकें और उसको यूज करके आप अपना मॉडल ट्रेन कर लें। जी जी, तो उसकी हमारे डेटा की 2 डायमेंशन होगी, x1 और x2, मतलब 2 फीचर। अगर फीचर को आप एज अ कॉलम रखें, एज अ कॉलम में, तो आपके 2D एरे बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपका इमेज हो गया, उसमें आप आपका एक्स और वाई डायमेंशन है, बट ये तो आपका इनपुट हो गया। डायमेंशन असल में, सॉरी, जो फीचर है आपकी, अगर आप उसको एक कैट की शेप में देखें, ठीक है, तो आप कैट की क्या फीचर होती है? फॉर एग्जांपल उसकी आंखें हैं, उसका जो नोज है, तो वो तो उस मैट्रिसेस में पड़े हैं कहीं ना, वो आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, वो तो मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क साइड देते हैं। जी जी, लेकिन जो जनरल न्यूरल नेटवर्क जिस तरह यहाँ पे लेके फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, उस केस में सर जो डायमेंशन हम डेटा की प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि कुछ कॉलम्स होते हैं डेटा के, एज हो गया, क्लास हो गई, वो मेरे ध्यान में भी सेम यही चीज आती है कि अगर आपका एक कॉलम है तो वो मे बी आपका एक फीचर हो। बट अगर आप देखें एक यूनिट वेक्टर को देखें, ठीक है, तो उसमें यूनिट वेक्टर का मतलब है कि आपके वो उसको क्या है, डायगोनल में आपका सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके सारे फीचर यूज हो रहे हैं अगर हम एक कॉलम को यूज कर लें। और सिमिलरली अगर आपका इमेज है, जैसे आपको पता है इमेज जो है आपका 2D एरे है, ठीक है, उसमें अगर आप अपने फीचर निकालने हैं, आईज को निकालने हैं, तो वो तो उस वेक्टर में ही कई एक छोटा सा एक और वेक्टर मैट्रिक्स होगा जो आपके नेक्स्ट चेक करना है ना। तो मेरे हाल में फीचर एक्सट्रैक्शन वो इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस हैं जो आपके उस बड़े मैट्रिक्स में पड़े हैं, जो कि आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन उसी को कहते हैं ना। अगर एक्सट्रैक्शन का वर्ड यूज हो रहा है, सिंपल अगर एक कॉलम होता तो आप सारे कॉलम को ऑफ कर लेते हो, वो कॉलम आगे चला जाता। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि बड़े मैट्रिसेस में वो फीचर पड़े, वो आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। और वो जो एक्सट्रैक्शन है वो आपको
हर नोड या हर लेयर पे वो फीचर एक्सट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि इसका क्या काम है नोड का कि कुछ वैल्यूज को ऑफ करना, कुछ ऑन करना थ्रेशोल्ड बेस पे, तो वो फीचर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रीडी लेयर वाइज ट्रेनिंग, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी एक कॉन्सेप्ट है कि जो डायमेंशनलिटी में भी वो आपको हमेशा सपोर्ट ना करें। बड़े डायमेंशन का अगर कोई पिक्चर है तो मैं भी उससे बेहतर है कि आप छोटे वैल्यूज यूज कर ले और उसको अपने नेटवर्क में यूज कर ले, आपका आंसर इसमें भी मिल जाएगा। तो अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन आपका टारगेट है कि मैंने करना है, इस इमेज का साइज है 256 बाई 256 है, तो इसकी जो डायमेंशनल वेक्टर बन जाती है ये इतने बन जाती है 65536, ठीक है। इतने आपके इनपुट्स बन जाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो क्या इज इट गुड फॉर फेशियल रिकग्निशन कि हम इतने डायमेंशन यूज कर ले और इसकी सिर्फ अगर आप देखें तो फेस इतना है इसका, ठीक है, देन ये सारे बॉर्डर खत्म कर ले तो ये फेस इधर है इनका, इसका जैसे ये सारे एक्स्ट्रा हैं। ओके, ये तो हो गया। तो जो फेस है ये जगह इंपॉर्टेंट है ना, बाकी चीजें तो जरूरत नहीं है ना आपकी। और इसमें भी आपके में भी कुछ फीचर है जो कि आपको चाहिए, तो इतने बड़े डायमेंशन की क्या जरूरत है आपको? सो मे बी अ लोअर डायमेंशन वेक्टर इज एनफ। जी, कैमरा से इमेजेस लेते हैं वो उतना वो रिड्यूस करके वो कैमरा आपको इमेज दे रहा है या एग्जैक्टली जिस फ्रेम में, जैसे हमारा एक लाइव कैमरा हमारा पूरा फ्रेम ले रहा है, वो सिर्फ ये चेहरा थोड़ी ले रहा है, मतलब एक पूरी इमेज ले रहा है, उसमें से फीचर इमेज जो इनपुट आपकी साइज है वो तो बड़ा है, लेकिन प्री प्रोसेसिंग एक कॉन्सेप्ट पड़ा है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई एप्लीकेशन हो, वो लाइव कैमरे तस्वीर ले रहे हो और उसको आप उस लाइव कैमरे पे आप मशीन लर्निंग मॉडल इस्तेमाल करें, ये बट आप देखिए प्री प्रोसेसिंग चीज होती है। फॉर एग्जांपल जो अगर आपका कैमरा आ रहा है उससे आपको आपने किसी प्रोग्राम के साथ अटैच किया है तो वो इमेज तो ले रहा है, फॉर एग्जांपल 256 आ रहा है, बट वो जो इनपुट आपका न्यूरल नेटवर्क मॉडल में जा रहा है उससे पहले आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी डायमेंशन रिड्यूस कर लेते हैं। तो अगर लाइव से ले रहे हो और अगर आप ऑफ दे रहे हो तो चीज तो सेम ही है, कोई इतना बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जो आपका हायर डायमेंशन ज्यादा मतलब यूजफुल तो हो बट ज्यादा आपको कम डायमेंशन भी हो, वो आपको वो रिजल्ट दें। तो ये जो आपका इतने ज्यादा डायमेंशन थे, इसकी बजाय आप 6 डायमेंशन वेक्टर भी काफी है। ये जो इमेज है जिसको आप हम फीचर कह रहे थे, वो एक्चुअली ये है। इन सारे पॉइंट से भी इस इमेज को आप मतलब यूज कर सकते हैं एज अ इनपुट, ठीक है, और आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो आपकी आप फॉर एग्जांपल आप कुछ की पॉइंट्स है वो डिफाइन कर लेंगे इस इमेज के। फॉर एग्जांपल यूज द डिस्टेंसेस बिटवीन देम एज फीचर्स, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस है वो फीचर यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस है ना, ये फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसको आप एज अ फीचर यूज कर सकते हैं अपने उसमें मॉडल में। ये हैंडक्राफ्टिंग, बट आपको प्रीवियस कुछ अपनी डायमेंशन रिडक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना कि मैं जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कम होती जाए, ठीक है। बट ये कॉमन चीज है ना, अगर आप एक फेस को देखें तो उसमें क्या होगा, आईज के दरमियान डिस्टेंस हो गया, फॉर एग्जांपल एक आई का साइज हो गया, नोज साइज आपके देखिए ये आपको पॉइंट कर रहा है, जो लिप्स है और इसकी ये चिन है, इसके दरमियान डिस्टेंस हो गया। ये कुछ फीचर है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इमेज जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ और ऑलरेडी जो इमेज पड़ा है ये सेम है कि नहीं है सेम, ठीक। मतलब इसका ये है कि इंस्टेड ऑफ 65,536 डायमेंशन आप जस्ट 60 डायमेंशन वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और वो किस बेस पे, वो इस बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चेंज भी कर सकते हैं, ये जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपकी डायमेंशन रिडक्शन है, पहले आपकी 65536 डायमेंशन थी, आपकी ओनली 60 डायमेंशन, ठीक है।
बट ये आप अचीव कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। जो इन्होंने कहा कि हैंड क्राफ्टिंग हम हाथ से कर ले और उसको एक्सट्रैक्ट कर ले, इसके लिए कोई मुख्तलिफ टेक्निक यूज होती है, जो कि इसमें एक है ऑटो इनकोडर। ऑटो इनकोडर ये कि जो आपका इमेज है और जो फाइनल इमेज है आपका, वो उसका रिजल्ट सेम हो, बट उसकी डायमेंशन चेंज हो जाए और जो उसका डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाए। पहले आपने इसको डिकोड किया किसी फंक्शन से, डिकोडिंग, और इसके बाद आपने इसको इनकोड कर दिया, सॉरी, और डिकोड कर दिया। पहले आप इनकोड करोगे तब दूसरे लेयर पे डिकोड करोगे तो आपको वो फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटो इनकोडर एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप जो है वो अपने जो इमेजेस का डायमेंशन है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो आपके हिडन लेयर के, ये हिडन लेयर जो है, इसको आप लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट कह सकते हैं, क्योंकि ये वही चीज है, सिर्फ इनकोडेड है, बट ये लो डायमेंशन है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्टेक्ड ऑटो इनकोडर। इंस्टेड ऑफ एक हिडन लेयर की आप 2-3 हिडन लेयर यूज कर ले और उसको एक और रिड्यूस कर ले। फॉर एग्जांपल इनकोडर है, एक इनकोड कर दिया, देन उसको अगेन इनकोड कर दिया, तो ये आपका रिड्यूस्ड वेरी लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट आ जाएगा, ये जो है आपका। देन आप इसको डिकोड करके डिकोडर अपना जो है डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेक्ड ऑटो इनकोडर, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन? अच्छा, हाउ टू ट्रेन द नेटवर्क कॉपिंग विद वैनिशिंग। अब आपको पता है कि इनपुट से आउटपुट में जा रहा है, तो इसके लिए चाहिए वेट्स भी चाहिए, आपका वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको आप ट्रेन करते हैं हर लेयर। फॉर एग्जांपल इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ये आपका इनपुट है, आपने एक हिडन लेयर करके इसको इनकोड कर दिया, तो आप क्या करो, क्योंकि जब आप इनकोड कर लो तो आपको डिकोडर भी चाहिए कि सेम रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लेयर वाइज अपने आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आपके पास स्टेक्ड एनकोडर है, ये स्टेक्ड एनकोडर है आपके पास ना, इंस्टेड ऑफ इधर उसको चेक करने के, आप इसको एनकोड कर ले और रिजल्ट ले ले, क्या क्या मेरे रिजल्ट सही आ रहे कि नहीं आ रहे। देन उसका अगेन एनकोड कर ले और अगेन उसको डिकोड करके देख ले क्या मेरे रिजल्ट सही आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इस तरह आप इसको लर्न करते हो। जी जी, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग इन ऑटो एनकोडर, आप इसके वेट्स को ट्रेन करते हो एंड देन अगेन उसके जो उसको अगेन उसके जो वेट्स है उसको आप इनकोड भी करते हो, डिकोड भी करते हो, उसके वेट्स जो आपकी डिजायर्ड वेट्स है वो अचीव हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि आपके वेट्स करेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट लेयर पे, जो आपकी नेक्स्ट लेयर होगी उस पर भी सेम आपने इसी तरह करना है। तो इस तरह आपके जो डिजायर्ड वेट है वो अचीव हो जाएंगे और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी उससे अचीव हो जाएगा। हर लेयर पे आपने उसको एज इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल ये येलो है, येलो पे आपने ग्रीन रिजल्ट देखना है कि क्या मेरा रिजल्ट वापस आ रहा है नहीं आ रहा। रेड को देखना है आपने क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो रेड है वो एक्चुअली लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या गुड फीचर है, मतलब कम फीचर में आप ज्यादा कम डायमेंशन में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं गुड फीचर। तो ये एक्चुअली फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। कुछ कंपैरिजन है, ये आप देख रहे हो कि एक इमेज है जिसमें आईज है, नोज है, आप नजर आ रही है आप लोग। जो ऊपर की जो रो है ना, ये ओरिजिनल इमेज है, ये रिकवर्ड इमेज है यूजिंग फीचर्स बाय स्टेक्ड ऑटो इनकोडर। तो इसमें ब्लर्ड है बट ऑलमोस्ट सेम है, और ये है आपका पीसीए के थ्रू बहुत ज्यादा ब्लर्ड है। तो स्टेक्ड ऑटो इनकोडर के रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छे हैं ओरिजिनल इमेज के कंपैरिजन में। ओके,
सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में किस तरह करते हैं? तो इसमें आप जो है एक फुली कनेक्टेड लेयर लगाते हैं, स्टेकिंग अनदर फुली कनेक्टेड लेयर, स्ट्रेनिंग ऑल द वेट्स। फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब ये कि उसके जो ये नोड है आगे सारे नोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो आपके फीचर एक्सट्रैक्टर है उसको आप एक फुली कनेक्टेड लेयर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, एंड देन इसके जो वेट्स है वो सारे ट्रेन कर लेते हैं, जिस तरह हमने ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू किया हुआ था। तो ये इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, अपने पैरामीटर्स की फाइन ट्यूनिंग। तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में आप फुली कनेक्टेड लेयर एक कनेक्ट कर लेते हैं और उसको एज ए क्लासिफायर, आपको पता है कि आउटपुट लेयर पे आप एक क्लासिफायर लगाते हैं जिसमें जितने भी आपके रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उतने आपके नोड्स होते हैं आउटपुट लेयर पे, तो उसको क्लासिफायर कहते हैं। तो उसको फुली कनेक्टेड करके आप सारे वेट्स को ट्रेन करते हैं। जब आपको क्लासिफिकेशन करेक्ट मिल जाएगी तो आपका वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स है, इसको डीप बिलीफ नेटवर्क, स्टेक्ड ऑटो एनकोडर, स्टेक्ड डिनोइजिंग ऑटो एनकोडर, स्पार्स ऑटो एनकोडर, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं ये क्या क्या चीज। ड्रॉप आउट, अच्छा पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं रेगुलराइजेशन के बारे में। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हो ताकि आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट ना हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। इसकी अप्रोचेस क्या है? अर्ली स्टॉपिंग एक तो कि आपका मॉडल जो है वो वैनिशिंग ग्रेडियंट ना हो बल्कि जल्दी से स्टॉप हो और आपको रिजल्ट दे। मैक्सिमम कंस्ट्रेंट, वेट डिके, ड्रॉप आउट, ड्रॉप कनेक्ट, स्टोकेस्टिक पूलिंग। अर्ली स्टॉपिंग क्या चीज है? अर्ली स्टॉपिंग है स्टॉप लर्निंग बिफोर कन्वर्जिंग टू मच, मतलब कन्वर्ज ज्यादा होने से पहले आप उसको स्टॉप कर ले। जिस तरह हमने ग्रेडियंट डिसेंट में पढ़ा था कि उसमें एक कंडीशन थी स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। तो बट इसमें ये है कि आपने जो आपका टाइम एग्जैक्ट है वो आप मुश्किल होता है कि आपने कब अपने मॉडल को स्टॉप करना है। मे बी वो बिल्कुल ट्रेन ही ना हो और आप उसको जल्दी ट्रेन कर लें, तो हार्ड टू फाइंड द टाइम टू स्टॉप। आमतौर पे वैलिडेशन सेट में जो आपके रिजल्ट चेक करते हैं उस पर आप देखते हैं कि मैं अपने मॉडल को कब स्टॉप करूं, ठीक है। मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स, ये क्या चीज है? जो आपका वेट फैक्टर होता है उसको आप जो है एक थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं कि अगर मेरा वेट फैक्टर है वो इस वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो उसको कांस्टेंट स्टिक कर लो, इसको कट कर लो। किसी सी कंडीशन में या किसी कंडीशन पे अपने वेट को मैक्सिमम वेट पे आप उसको थ्रेशोल्ड कर लेते हो कि अगर इससे अबव वैल्यू है तो उसको कम कर लो। उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन में या आपकी ट्रेनिंग में जो जिस तरह एक अर्ली स्टॉपिंग है उस तरह ये कंडीशन जैसे आप अपने ओवरफिटिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। जी 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 बट हाँ, क्योंकि वो सिर्फ आपका उस वक्त जो फंक्शन था वो ग्रेडियंट डिसेंट था और आप उसको देख रहे हैं कि मेरा कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अपने बड़े मॉडल लिखते हैं उसमें आप अगर व्यू करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस व्यू से बचने के, क्योंकि ट्रेनिंग मॉडल कभी कभी अगर बड़े मॉडल हो तो मैं भी 2-3 दिन ट्रेनिंग चलते रहे, तो आप फिर बैठे रहेंगे कि मेरा मॉडल कब कन्वर्ज हो रहा है तो मैं उसको स्टॉप करूँ, ठीक। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। वेट डिके, L1 रेगुलराइजेशन। L1 रेगुलराइजेशन जो आपका एरर फंक्शन है उसमें आप एक पैरामीटर ऐड कर लेते हैं λ/2 फॉर एग्जांपल, और उसको वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं L1 रेगुलराइजेशन। सिमिलरली एक और L2 रेगुलराइजेशन है, उसमें आप जो है लेमडा को एब्सोल्यूट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक रेगुलराइजेशन दो मेथड है जो कि आपके ओवरफिटिंग को कम करने में मदद। ओवरफिटिंग क्या चीज है?
कि जब आपका ट्रेनिंग में अच्छे रिजल्ट दे रहा हो और आपके टेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हो, ये और फिटिंग है क्लॉज। तो उस और फिटिंग को कम करने के लिए रेगुलराइजेशन का मेथड यूज होता है कि इसमें आपने दो मेथड पहले पढ़ लिए। तीसरा मेथड ये है कि आप एरर फंक्शन में एक और पैरामीटर ऐड कर ले, L1 रेगुलराइजेशन, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी जो वेट है उस पर इफेक्ट उसका होता जाएगा। लीडिंग मोस्ट वेट्स वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब जो आपके वेट्स हैं वो नियर टू जीरो होंगे या लेस होंगे। सिमिलरली इन दोनों में फर्क ये है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं और एक ऑल वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, बट वेट की स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं। इन दोनों में सिर्फ L1 और L2 में ये फर्क है, ठीक है। तो ये वेट डिके जो कॉन्सेप्ट है, L2 रेगुलराइजेशन अगर आप देखें तो लिम्ड बाय 2 इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अगर आप इसके ये क्लासिफायर है ग्रीन और रेड का, तो L2 में जो आपकी L2 रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ, अगर उसकी स्ट्रेंथ 0.01 हो तो उसकी क्लासिफिकेशन ये है, नैरो आपके जाके वो क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं तो आपको क्लासिफायर जनरलाइजेशन की तरफ आ रहा है, ये ओवरफिटिंग हो रही है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा नैरो जाके वो क्लासिफाई कर रहा है इधर जाके। बट अगर आप इसको 1 की तरफ लेके जाए तो ज्यादा जनरलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखना है कि कौन सा मेरे पास पैरामीटर या स्ट्रेंथ है जो कि मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ड्रॉप आउट क्या चीज है? स्पार्स का जो कॉन्सेप्ट था रेलू का, वो एक्चुअली ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट में क्या करते हैं, इसका ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपकी सारे नोड्स है वो सारे नोड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक तरह नहीं होती ना। फॉर एग्जांपल कुछ नोड जिस तरह रेलू में कुछ नोड ऑफ होते, कुछ ऑफ होते, ऑन होते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे नोड होते वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते आपके किसी फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो और मैं भी कुछ नोड जो है वो को रिलेटेड हो, उनका इफेक्ट सेम हो, तो सारों को एक साथ ऑन करने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आपका रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए ड्रॉप आउट का फिनोमेना यूज होता है। तो इसका ये है कि आप सारे नोड्स को इक्वली नहीं ट्रेन करते, बट कुछ नोड ज्यादा ट्रेन हो जाते हैं, कुछ नोड कम ट्रेन हो जाते हैं। हर लेयर आपको एक फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका फीचर फॉर एग्जांपल आपका पूरा एक पिक्चर है फुल, पहली लेयर क्या करते हैं आपकी, उसको हाफ कर लेता है या फेस को लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो है वो अपने उसको डायमेंशन को रिड्यूस करता है जाते जाते। तो अगर आप लेयर कम करते जाओगे तो आपका डिजायर्ड फीचर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बनिस्बत अपने फीचर को कम करने के लिए अपने ट्रेनिंग को और अपने ड्रॉप आउट को, वो फिनोमेना ज्यादा इजी है बनिस्बत, क्योंकि वो आपके पास एक कंट्रोल पैरामीटर है। ड्रॉप आउट में एक कंट्रोल पैरामीटर है, वो फॉर एग्जांपल पी उसको कह लेते हैं और उसको आप चेंज करते जाते हो, उसकी वैल्यू 0.1 0.01 तो एक 0.5, तो वो कंट्रोल पैरामीटर हम उसको कहते हैं। वो कंट्रोल पैरामीटर के थ्रू अपने मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं किस तरह काम करते हैं, कम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करता है। ये इस तरह करता है कि आप उसके जो फॉर एग्जांपल ये आपका नेटवर्क है, ये कुछ इसमें जो आपके कनेक्शन है उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो बजाय एक ही उसमें इटरेशन में इतना ट्रेन होने के आप सिर्फ इतना ट्रेन कर लो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रेन करने के बजाय आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर लो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये कनेक्शन खत्म कर लिए तो पूरे ट्रेनिंग में आपने सिर्फ यही नोड्स ट्रेन करने हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आपने इन नोड्स को करना है, आगे आ रहा है इस तरह करना है, पहले ये ड्रॉप कर दिए, देन ये कुछ ड्रॉप कर लिए, देन ये ड्रॉप कर दिए। तो जो इफेक्ट है वो 3 इटरेशन में, जो ये मॉडल फॉर एग्जांपल 3 एपोक में एक किस्म का ट्रेन हो रहा था, ये एक एपोक में हो रहा था, तो ये अब 3 में होगा उस तरह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आप एक
randomly choose nodes with a probability of p, usually p is equal to 0.5. 0.5 का मतलब है कि आधे ड्रॉप करो और आधे उसको ऑन कर लो। तो आप p एक आपका कंट्रोलेबल पैरामीटर है, इस p को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सर ड्रॉप आउट मैक्सिमम ड्रॉप आउट करेंगे, ड्रॉप आउट अगर आप ज्यादा करेंगे मे बी वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं, तो इसलिए ये भी एक कंट्रोल पैरामीटर का मतलब है कि आप इसको अप डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग आपकी आउट पे क्लासिफिकेशन। तो लिमिट तो जो प्रोबेबिलिटी है 0 to 1 है, या अगर 1 करेंगे तो इसका मतलब है कि सारा नेटवर्क उसमें हिस्सा ले रहा है, नोड्स। अगर आप उसको 0.5 करेंगे तो इसका मतलब है कि आधे नोड्स हिस्सा ले रहे हैं। अगर इस तरह 0.75 करेंगे तो इसका मतलब है कि 75% आपका नेटवर्क ऑन है एक टाइम पे। ये एक्चुअली जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो इसमें जो पी की वैल्यू है वो ट्रेनिंग टाइम में क्या करते हैं आप, पी की वैल्यू आप नोट पे करते हैं कि नोट फॉर एग्जांपल इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से कम है तो इसको ऑफ करें, अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो उसको ऑन कर लो। बट टेस्टिंग वक्त में आप ये करते हैं कि जो आपका आउटपुट होता है, हर आउटपुट को उसी प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है टेस्टिंग में। सिर्फ ये ट्रेनिंग में आप इस तरह करेंगे, टेस्टिंग में आप उस आपका जो आउटपुट होता है, जो वेट है उसको आपने पी से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअली एवरेजिंग है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, जस्ट एवरेजिंग है। कैसे नहीं है कि हम क्यों इस तरह करते हैं, ये असल में कुछ एवरेजिंग है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सिमुलेशन की हो या रैंडम फंक्शन के साथ खेला हो और आप उस रैंडम फंक्शन को एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो सेम वही चीजें इसको कहते हैं, और मैं नाम भूल गया, अगर याद आया तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक फेनोमेना है, आप रिपीट कर रैंडम नंबर जनरेट होता है, जैसे हेट एंड टेल है, ठीक है। ये हेट एंड टेल वाला मेथड कभी आप लोगों ने मैटलैब में या पाइथन में किया है कि रेंडमली अगर वो प्रोबेबिलिटी कम है तो एंड में आपके पास कोई वो आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है ना कि ऑलमोस्ट 0.5 आपके हेड आ रहे हैं, 0.5 आपके साथ टेल आ रहे हैं। अगर उसकी रैंडम वैल्यू फिट ना करें, रैंडम स्टेट वो रैंडम भी उठा लेते हैं सारे, अगर हम रैंडम स्टेट फिट करें तो एक ही रिजल्ट आता है बार-बार। दोबारा कहें, मैं समझ नहीं। सर जब हम मॉडल ये मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने लगते हैं ना, स्प्लिटिंग करते हैं इसके टेस्टिंग मॉडल ट्रेनिंग, तो उसमें सर अगर हम रैंडम स्टेट, मतलब आप थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। आप कह रहे डेटा सेट को मैंने रैंडम उठा लिया, अब उसकी बात करें, ठीक। हाँ अच्छा, आप जाएं। उसमें सर अगर हम रैंडमली सेट आपने आधा कर लिया, आधा ट्रेन के लिए रख लिया, आधा टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर अगर हम ट्रेनिंग के दौरान अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, यानी कि सीरीज में चलें फर्स्ट से 50 तक, ठीक है सर। अगर उसमें अगर हम कोई रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर देते हैं कि यार तुमने पहले 10 उठाने हैं, फिर तुमने 20 से बात स्टार्ट करते हैं, अगर हम ये फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे एक ही रिजल्ट आता है। मतलब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 50 लाइन है आपके और आप एक एक लाइन को उठा रहे सिक्वेंशियली, तो रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। जब आप रैंडम उठाए तो आपका सेम नहीं आता, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा ना, क्योंकि आपके जो है अपने इसी को तो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं ना। अगर वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने पूरा सीक्वेंस में देना है तो आपको रिजल्ट सेम आएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको असल में रैंडम नंबर्स का एक अलग थ्योरी है ना, उसको फिर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर में जो रैंडम नंबर जनरेट होते हैं ना, वो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सीड का वर्ड किसी ने फंक्शन पाइथन में देखा होगा, SED सीड, और उसके लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो कंप्यूटर में रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, इसका एक अलग फिनोमेना है, ये एक अलग फंक्शन है। एक तो रैंडम है, आपने टॉस कर दिया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो कंप्यूटर में रैंडम नंबर होता है वो कैसे काम करता है? मैथमेटिकल इक्वेशन चल रही होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन चल रही हो तो फिर तो डिटेक्ट करना इजी है। आप डायरेक्ट जो नहीं कर सकते, लेट्स मान लीजिए कि नंबर को हार्ड नहीं कर सकता, आप उसको थोड़ी देर के लिए उसको करके आप ऑफिशियल में डिजाइन करते हैं,
और ये सर हर क्वेश्चन मतलब ये थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडल नहीं बट थ्योरी, या मैथमेटिकल मॉडल कह रहे या प्रोटोकॉल कह रहे, एक कॉन्सेप्ट बना होता है उसके पीछे। फॉर एग्जांपल ये अगर किसी को शौक है तो पढ़ ले कि सूडो रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं। ये सूडो रैंडम इसको कहते हैं, सूडो रैंडम। उसका एक अलग थ्योरी है एक रैंडम नंबर जनरेशन की। ह्यूमन के लिए एक रैंडम होता है, लेकिन कंप्यूटर को एक प्रोसेस होता है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो उस जो कहने का मकसद ये कि अगर आप कहते हैं कि मेरे रिजल्ट सेम आ जाए तो आप सीड नंबर कांस्टेंट रखें, तो जो आप रैंडम नंबर आपका फिर एक सीक्वेंस में जनरेट होगा तो आपका वो रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, सीड आपको फिर एक करनी पड़ेगी। जो मैंने आपसे पहले कहा कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग में आप जो है मुख्तलिफ पी और फिर आप वेट को मल्टीप्लाई करते हो उस पी से, वो असल में ये किस्म की एवरेजिंग फिनोमेना है।